हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में, जो पहले कुंभकोणम बैंक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था और वो 1904 में ये बैंक स्टैब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। और लेकिन अब ये सिटी यूनियन बैंक के नाम से जाना जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। मुझे पता है बहुत लोगों ने ये नाम पहली बार सुना है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल बातें बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सिटी यूनियन बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, मतलब ऑब्वियसली बैंक है तो सारी बैंकिंग चीज़ें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ये वही चीज़ जो सारी बैंक्स प्रोवाइड करती, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, ये बैंक सारे तरह के ऑपरेशंस, सारी तरह की बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि नॉर्मली सारी बैंक प्रोवाइड करती है। लेकिन ये बैंक पहले तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज इसकी 700 ब्रांचेस है ऑल ओवर द इंडिया में। इसकी 700 ब्रांचेस है। और उसके बाद ये आपको सारी ये क्या क्या प्रोडक्ट्स, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो प्रोडक्ट्स, लेकिन बैंकिंग के वे में ये क्या चीज़ें प्रोवाइड करती, असेट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, पेमेंट सोल्यूशंस, प्राइवेट, और तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बैंक हमने पहली बार सुना है, क्या ये बैंक क्या करती होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है जो आपको बैंक से चाहिए होती है, जो सर्विस आपको चाहिए होती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो अब हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। 12,305 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट लॉट जितना आपको बाय करने हो। बुक प्राइस है इसकी 2.32, पी रेशियो इसका 30.09 और इंडस्ट्री का पी है 31.01। मतलब इंडस्ट्री के पी से ये ज़्यादा सस्ते में आपको मिल नहीं रहा है, उसी भाव में आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.30%। फिर बुक वैल्यू इसकी 71.72। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इसका 5.54। फेस वैल्यू 1। डिविडेंड परसेंट 50% आपको डिविडेंड देती है। पुट कॉल रेशियो इसका 25.22 और डिलीवरेबल चार्जेस है इसके 58.63% इसके डिलीवरेबल चार्जेस है। तो ये फंडामेंटली एक ऊपर से एक नज़रिया दिया है मैंने आपको कि भाई ये ऐसा है, अभी आपको इतने सस्ते में मिल नहीं रहा है बस। और इसका अर्निंग पर शेयर ये है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका इतना है। मेन चीज़ आपको जो जाननी थी वो आपने देख ली है। उसके बाद से अब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे, वो भी ऊपर से डिटेल में हम आगे देखेंगे। लेकिन ऊपर से अगर आप देखो तो आप इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो। अब रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक भी बार ऐसा नहीं जहाँ पे आपको डिक्रीमेंट दिखाई देगा। 2017 में 3.65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और आज 2020 में आप देखो तो 4.84 करोड़ का रेवेन्यू था इसका। और 2020 में इसका 4.84 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। उसके बाद आप प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीमेंट आ गया है। तो प्रॉफिट में डिक्रीमेंट क्यों आया है, कैसे आया है, किस कारण से प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया है, वो मैं आपको जो बैलेंस शीट है आगे वो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी। लेकिन आप देख सकते हो हर साल इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट था। 0.50,000 करोड़ का 2019 में 0.68,000 करोड़। लेकिन 2020 में आप देख सकते हो रेवेन्यू उसी गति से बढ़ रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट में आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। मतलब 2017 में आपने 0.50,000 करोड़ का आपने जो प्रॉफिट कमाया है, आज 2020 में 0.47,000 का वो हो गया है, 47,000 करोड़ का हो गया है। तो डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग्स है बैंक के, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई प्रमोटर के पास इतने होल्डिंग्स होते नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम बैंक है जिनके पास खुद के बैंक के शेयर्स, खुद के कंपनी के शेयर्स है। लेकिन बहुत बैंक्स ऐसी भी है जहाँ पर खुद प्रमोटर्स के पास शेयर्स नहीं है। लेकिन आप देखो म्यूचुअल फंड होल्डिंग 26.78% होल्डिंग म्यूचुअल फंड का है। डोमेस्टिक होल्डिंग है 27.52% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से 18.66%। अगर आप ये होल्डिंग मिक्स करो
लेकिन ये अदर पार्टीज से कम होगी। अदर पार्टीज जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 53.81% है। तो आप कंपेयर करो तो अदर पार्टीज के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इनका भी अगर आप देखो तो ये भी कोई कम रेशियो में नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा में है। लाइक DII इसके पास 27.52% है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। FII इसके पास 18.66% है, बहुत अच्छी बात है ये। और अदर पार्टीज के पास 53.81% है। अगर आप देखो तो इसके होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी। बस द थिंग इज कि थोड़ा सा अदर पार्टीज के पास होल्डिंग थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब 6-7% कम होना चाहिए, ताकि जो मेन जो पावर होती है ना वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास आ जाए। लेकिन अच्छी बात है छोटे इन्वेस्टर्स के पास है, बड़े इन्वेस्टर्स अपनी वो मतलब अपना डोमिनेंसी नहीं दिखा सकते हैं, बात ये है। उसके बाद अब हम टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं। तो जैसे कि आप टॉप लाइन देख सकते हो, टॉप लाइन में इंटरेस्ट अर्न्ड हर साल इंक्रीमेंट है और इस बार भी इंक्रीमेंट है, लेकिन ठीक है अच्छी बात है। 3402 करोड़ का इसका 2018 में था। 2019 में इन्होंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, 3767, और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट 4168। अदर इनकम जो दूसरे एसेट से इनको जो इनकम आती है वहाँ पर भी इंक्रीमेंट है 532 करोड़, फिर डिक्रीमेंट आया 514, लेकिन फिर से इंक्रीमेंट आ गया है 679 करोड़ का इनका इंक्रीमेंट है। टोटल इनकम अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा। 2019 में 4281 करोड़ था और अभी 4848 करोड़ का है। लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट कम क्यों है जब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है? क्यों कम है हमारा नेट प्रॉफिट? टोटल एक्सपेंडिचर आप देखो तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज है। देख सकते हो आप 2019 में जो 3041 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर था वो आज बढ़ के 3507 करोड़ का हो गया, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। 2018 में भी इंक्रीज हुआ 2726 से इतना हुआ, लेकिन इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितना 2020 में इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी, वो अच्छी बात है कि इनका प्रोविजन इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रोविजन अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो प्रोविजन से वो यूज़ कर सकते हैं फंड्स को, तो प्रोविजंस इन्होंने डबल कर दिए, तो यहाँ पे इसलिए इनका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना नहीं है और टैक्स भी इतना नहीं है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो पिछले साल से बहुत डिक्रीज हो गया, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो गया, प्रोविजंस इतने इंक्रीज हो गए। तो उस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 2019 से 682 करोड़ का जो था वो आ चुका है 476 करोड़ पे आ गया है। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है 2020 में, लेकिन कोई इसमें वो वाली बात नहीं, क्योंकि प्रोविजंस इनके इंक्रीज हुए और एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये कंपनी के ग्रोथ में डाल रहा है। अभी जैसे कि आपको पता ही है पूरा जो मार्केट है, मतलब सारे बैंक सब कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन। नॉर्मली डिजिटल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो कंप्लीट डिजिटलाइजेशन है ना वो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो चीज़ करने के लिए इनके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं और तो उस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हम बेसिक EPS देखें तो ऑब्वियसली जब नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा अर्निंग पर शेयर, जब प्रॉफिट कम होगा तो अर्निंग पर शेयर का भी फिक्स है कम होना। तो 2019 में 9.57 रुपीज़ आप एक शेयर पर कमाते थे, आज आप वो 6.48 रुपीज़ हो गया है, डिक्रीमेंट आ गया है, नेगेटिव बात आ गई है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो बेसिक EPS का कम होना ज़रूरी है। बुक वैल्यू इसका हो गया है, बुक वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ इनकी डिक्रीज हो रही है। तो 65.91 रुपीज़ से आ चुका है वो 71.83, तो ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कांस्टेंट समझ सकते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.58% से 3.56, फिर 3.36, तो आप कांस्टेंट इसको ले सकते हैं।
उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो ये डिक्रीमेंट में आ गया है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मतलब एक होता है कि थोड़ा इंक्रीज होना, लेकिन ये इतना इंक्रीज नहीं हुआ, इसके ऑपरेशंस इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं और वो जो उनसे जो प्रॉफिट है वो भी इनका इतना नहीं आ पा रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे डिक्रीमेंट में है। और उसके बाद आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जैसे कि 18.12% था 2019 में और वो अभी 11.42% पे आ गया है, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट में आ गया है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, जो मतलब जो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो पैसा लगाते हैं कंपनी पे उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी डिक्रीमेंट में आ गया है। 2019 में 14.10% था और अभी 8.99% है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीमेंट में आ गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिक्रीमेंट में आ गया है। 2019 में 1.50% था और आज 0.95% है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें डिक्रीमेंट में आ गई है, सब चीज़ डिक्रीज हो रही है कंपनी की, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कंपनी पैसा लगा रही है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, उस पर भी रिटर्न उनका कम आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि इतना डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन एसेट्स देखो तो वो बहुत डिक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो ये इतना डिक्रीमेंट अगर हम इतना डिक्रीज देखें तो उसके बाद हमें नहीं लगता कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, जो मेन चीज़ होती है कि कंपनी में कितना डिपॉजिट्स आ रहा है, तो कंपनी में डिपॉजिट्स अगर आप देखो तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इतना डिक्रीज नहीं हुआ है, तो आप इसको कॉन्स्टेंसी में ले सकते हैं। 2019 में 25.22% था और आज 24.97% है, तो इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी नॉर्मल है, 16% था मार्च 2019 में, अभी 17% है। ठीक है, इतना परसेंटेज होता है कंपनी का कैपिटल और जो भी रिस्क है उसका रेशियो इतना रेशियो होता है। उसके बाद अगर आप डिपॉजिट्स देखें तो 2016 से 2020 तक हर साल इंक्रीज ऑर्डर में है, मतलब 27,158 करोड़ का इनका डिपॉजिट्स था 2016 में और आज 40,832 करोड़ का है, क्योंकि लोग अब बैंक्स पे ट्रस्ट करने लग गए हैं। पहले सब लोग क्या होते थे, पहले सब जो कैश है सब कैश में रखते थे और सब अपने पास अपने घर में रखते थे, भले कितना भी कैश हो, करोड़ों हो या लाखों हो, सब अपने घर पे रखते थे। लेकिन आज लोग हर चीज़ बैंक में रखते हैं, मतलब बैंक से ट्रांसफ़र करते, भले ही वो चार्जेस लेना लग गई है, लेकिन लोगों को एक ट्रस्ट है यार घर पे नहीं रखना है, जो भी है बैंक में कम से कम फिक्स डिपॉजिट कर रहे तो है ना भाई 3-4-5% उसमें मिल तो जाएगा, घर पे रह के इंक्रीज़ नहीं होने वाले हैं। तो उस वजह से लोग अब बैंक में रखने लगे। तो बैंक को अगर लोगों को ट्रस्ट है सिटी यूनियन बैंक पे, तभी इनके डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अच्छे खासे डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर 2016 से 19 अगर आप कंपेयर करो तो हर साल इंक्रीमेंट ही दिख रहा है। एडवांसेस, मतलब उनको एडवांसेस कितने मिलते हैं, मतलब पेमेंट, तो 2016 में था 21,253 करोड़ का और अभी आप देखो तो 34,576 करोड़ का, तो ये भी अच्छी बात है। बिजनेस कितना इनका बढ़ रहा है, 2016 में 48,411 करोड़ पे था और अब आप देखो तो 75,408 करोड़ पे आ गया, मतलब इनका जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मेन चीज़ क्या होता है बिजनेस का इंक्रीज होना, बिजनेस किस पे, मतलब जो इनका जो बैंक है उसके ग्रोथ अगर इंक्रीज होगा और ब्रांचेस इंक्रीज होगी और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग डिपॉजिट्स कराएंगे, लोग लोन लेंगे, यहाँ से ट्रांजैक्शंस करेंगे, इनका बिजनेस अपने आप ग्रो होगा और वो आप देख सकते हो कि किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। 2017 में 54,000 समथिंग कुछ था, फिर 61,000, 71,000 और अभी 2020 में 75,000 पे आ गया है। टोटल एसेट्स का इंक्रीज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस का अगर ग्रोथ होगा तो एसेट्स कंपलसरी है। कहाँ से होगा, एसेट्स तो इंक्रीज होंगे ही ना बिजनेस के पास,
तो 2016 में 31,804 करोड़ रुपये था और आज आप देखो तो 49,734 करोड़ रुपये आ गया है। तो ये चीज़ भी इंक्रीमेंट में, तो आप देख सकते हैं एसेट्स, बिजनेस, उसके बाद डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सब कुछ आपको इंक्रीमेंट में दिख रहा है। भले ही इसका 2020 में नेट प्रॉफिट कम था क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर, वो भी नेगेटिव चीज़ में नहीं, इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था ग्रोथ के लिए, और प्रोविजंस डबल हो गए। तो ठीक है, कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी आ गई तो वो फंड्स को यूज़ कर सकते, तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। और नेटवर्थ अगर आप देखो तो नेटवर्थ भी इंक्रीज में है, 3,033 करोड़ था इनका 2016 में, हर साल इंक्रीमेंट दिख रहा है और अभी 5,253 करोड़ पे आ गया है। कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट 5,533 करोड़ पे था 2016 में, और अभी आप देखो तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अभी पूरा 1,197 करोड़ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। डिपॉजिट्स आएंगे तभी तो बैंक के ना, मतलब जो भी फ्लो जो करते हैं वो जो फ्लो करते वही तो इम्पोर्टेंट है। लोन देना, लोन कहाँ से देंगे, डिपॉजिट्स आएंगे तो लोन देगा ना बैंक, तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तभी वो इंटरेस्ट कमा पाएंगे, इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो ये चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे और नॉन इंटरेस्ट इनकम देखेंगे। तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, देखो एक तो अपन होता है डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देते हैं, और कोई भी अगर अपन लोन दे रहे हैं किसी बंदे को तो उससे अपन क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो जब इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेस्ट देंगे, जब उसका जो नेट इंटरेस्ट निकालेंगे ना, उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। जो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे अपने लिए, जो लोन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन दोनों को अगर अपन डिडक्ट करें तो आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ इंक्रीमेंट में दिखना, और वो चीज़ इंक्रीमेंट में दिख रही है। 2016 में इनको 981 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने गेन किया, और आज जो है 2020 में 1,676 करोड़ का वो इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब आता है नॉन इंटरेस्ट इनकम। अरे भैया, नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? नॉन इंटरेस्ट इनकम ये होता है कि जो बैंक है, अब बैंक में आप खाता तो खुलवा लो, लेकिन वो दुनिया भर के चार्ज लेगी। वो ट्रांजैक्शन फीस लेगी, अगर आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है तो उस पर फीस लेगी, एनुअल फीस लेगी, मंथली अकाउंट सर्विस चार्जेस लेगी, इनएक्टिविटी फीस लेगी, दुनिया भर के वो चार्जेस लेगी। तो बैंक का बढ़िया कि वो उस फीस से, वो जो फीस लेती है, भले 200 रुपये लेती, 300 रुपये लेती, भाई एक से तो लेती नहीं, अब होते हैं बैंक में हज़ारों लाखों अकाउंट, तो फीस लेती है सबसे, तो उसमें भी बैंक बहुत पैसा कमा देती है। तो 2016 में 410 करोड़ का इन्होंने इनकम जनरेट किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं 2017 में 484, 2019 में थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है 2018 से 532 करोड़ का, यहाँ पे 514 करोड़, लेकिन 2020 में देखो तो फिर से इंक्रीमेंट दिख रहा है, मतलब फिर से उतना ही वो ले रही है, 680 करोड़। हो सकता है 2019 में इन्होंने स्कीम दिया कि भाई हम इस पर फीस नहीं लेंगे, उस पर फीस नहीं लेंगे, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करे, कंपनी को, जो भी बैंक है सिटी यूनियन बैंक, उसका ग्रोथ करे, तो उस वजह से इन्होंने कम फीस लिया होगा। तो 2019 में 514, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट करके खुलवा दिया, लेकिन अब तो फीस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया, 680 करोड़। अब ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मैंने आपको आगे पहले ही बता दिया था, 700 ब्रांचेस इनकी है 2020 में, अभी करंटली 700, तो अभी और इंक्रीज हो गई होगी। 2016 में 525 थे, तब देख सकते हैं हर साल ये इंक्रीज कर रही, भले धीरे धीरे इंक्रीज कर रही, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बैंक नहीं है लार्ज कैप वाली के भाई ये मन चाहे उतना कर सकती, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही, धीरे धीरे ग्रोथ दिख रहा है इसमें। तो अभी करंटली 700 ब्रांचेस है। उसके बाद सिटी यूनियन बैंक का करंट प्राइस क्या है, 166.70 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है। तो लास्ट फ्राइडे
अगर 3.21% इंक्रीज हुआ था, 5.20 पैसे, मतलब 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था। और अगर आप 5 ईयर हाई देखो तो 249.35 रुपीज़ का इसका हाई है। तो आप देख सकते हैं ये अपने हाई से बहुत कम में मिल रहा है, मतलब 5 ईयर हाई से। क्योंकि आज अगर आप बैंक देखो तो अभी बहुत बुलिश है मार्केट, तो बैंक्स जो है सारी बैंक्स ऊपर है। तो हो सकता है बैंक कभी टूटे, बेरिशनेस आए तो बैंक कभी गिरे। तो जब एक गिरे, या फिर अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है। आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी और आप अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप रुक सकते हो और थोड़े दिन या 1-2 महीने बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपने जो वॉच लिस्ट आप उसमें है ना सिटी यूनियन बैंक को डाल सकते हो कि भाई जब भी ये थोड़ा सा कम आए मेरे को ये डिप में बाय करना है, भाई अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।